आइए इसे समझते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की पड़ताल कर रहे हैं जो लिखी तो गई थी लगभग 100 साल पहले, लेकिन जिसकी कहानियां और सिद्धांत अ, हजारों साल पुराने। ये किताब है जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और हमारे स्रोत हमें सीधे प्राचीन बेबीलोन ले जाते हैं। एक ऐसा शहर जो सोने और दौलत के लिए मशहूर था, मतलब दुनिया का सबसे अमीर शहर। हाँ। लेकिन यहाँ एक कह सकते हैं विरोधाभास है। इस अमीर शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे। और यही आज का हमारा सवाल है। ऐसा क्यों था? जब दौलत चारों तरफ थी तो कुछ ही लोग उसे हासिल क्यों कर पाए? तो आज हम उन सदियों पुराने सीक्रेट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो बेबीलोन के कुछ लोगों को अमीर बनाते थे। बिल्कुल। और देखेंगे कि क्या वो आज भी हमारे काम आ सकते हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि दौलत बनाना किस्मत या लक का खेल नहीं है, बल्कि कुछ बेहद सरल नियमों को समझने और उन पर अनुशासन से चलने का नतीजा है। ने शाश्वत है कि वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 6000 साल पहले थे। तो कहानी शुरू होती है बेबीलोन के दो दोस्तों से, बानसिर जो रथ बनाता था और कोबी एक संगीतकार। दोनों अपने अपने काम में माहिर थे, लेकिन उनके बटुए हमेशा खाली रहते थे। ये बहुत जानी पहचानी समस्या लगती है ना? बिल्कुल, खूब मेहनत करो लेकिन महीने के अंत में हाथ खाली। बांसर तो मतलब पूरी तरह से हताश हो चुका है। हाँ। वो अपने आधे बने रथ को देखकर सोचता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी गरीब क्यों हूँ। उसे एक सपना याद आता है जिसमें वो एक अमीर आदमी था, उसका बटुआ सिक्कों से खनक रहा था और वो बेफिक्री से पैसे लौटा रहा था। और ये सपना उसे सोने नहीं देता। वो अपने दोस्त कोबी से कहता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, सोना हमारे चारों तरफ है, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, बस मेहनत करते हैं और कुछ नहीं पाते। यहीं पर उनकी बातचीत में एक आहा मोमेंट आता है। अच्छा। कोबी कहता है, शायद इसलिए क्योंकि हमने कभी दौलत हासिल करने के तरीके सीखने की कोशिश ही नहीं की। अरे वाह, मतलब उन्होंने सिर्फ रथ बनाना और संगीत बजाना सीखा, पैसा कमाना और उसे बढ़ाना नहीं। एग्जैक्टली। और इसी एहसास के साथ वे अपने पुराने दोस्त अरकाद के पास जाने का फैसला करते हैं, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। ठीक है, तो वे अरकाद के पास पहुंचते हैं। हाँ, और पूछते हैं, तुम इतने अमीर कैसे बन गए जबकि हम सब एक ही जगह से शुरू हुए थे? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? और अरकाद किस्मत की बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है कि मेरी दौलत किसी किस्मत का नतीजा नहीं, बल्कि उन नियमों को समझने का नतीजा है जो दौलत को नियंत्रित करते हैं। और फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। वो मिट्टी की पट्टियों पर लिखने वाला एक मामूली लेखक था। अच्छा। एक दिन अल्गमिश नाम का एक बहुत अमीर साहूकार उसके पास एक काम लेकर आया। काम बहुत बड़ा था और समय बहुत कम। तो अरकाद ने एक सौदा किया। उसने कहा, मैं आपके लिए पूरी रात जागकर ये काम करूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे अमीर बनने का रहस्य बताना होगा। और अल्गमिश मान गया। वाह। अरकाद ने अपना वादा निभाया। सुबह जब अल्गमिश आया तो उसने वो रहस्य बताया जो इस पूरी किताब की नींव है। और वो रहस्य क्या था? उसने कहा, मुझे दौलत का रास्ता तब मिला जब मैंने ये तय किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मेरा अपना है, जिसे मुझे रखना है। वाह, मतलब अल्गमिश ने अरकाद से कहा कि तुम कमा तो रहे हो, लेकिन तुम खुद को भुगतान ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि सैलरी हमारी है, लेकिन असल में हम उसे मकान मालिक, दुकानदार, दर्जी सबको बांट देते हैं। हाँ, अरकाद भी चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मेरी सारी कमाई तो मेरी ही है। अल्गामिश ने समझाया, नहीं, तुम सबको भुगतान करते हो, सिवाय खुद के। अगर तुम अपनी कमाई का सिर्फ 10वां हिस्सा यानी 10% भी अपने लिए रखते, तो सोचो 10 साल में तुम्हारे पास कितना पैसा होता। अरकाद ने तुरंत हिसाब लगाया और कहा, जितना मैं 1 साल में कमाता हूँ। अल्गामिश ने उसे सही करते हुए कहा, तुम सिर्फ आधी सच्चाई बोल रही हो। अच्छा, आधी सच्चाई क्यों? क्योंकि हर सोने का सिक्का जो तुम बचाते हो वो तुम्हारा गुलाम है जो तुम्हारे लिए काम करेगा, और उस सिक्के से कमाया गया हर तांबा उसका बच्चा है जो तुम्हारे लिए और कमाएगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारी बचत को तुम्हारे लिए कमाना होगा और उसकी कमाई को भी कमाना होगा। ये कमाल का नजरिया है। मतलब पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक छोटी सी सेना है जो आपके लिए लड़ रही है। सही बात है। और चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग का मतलब है कि ये सेना खुद ब खुद बढ़ती जाती है,
बच्चे पैदा करती है। आज के समय में इसका मतलब है कि आपका 100 रुपए का डिविडेंड भी आपके लिए और कमाने लगता है। समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। अरकाद ने यही किया। उसने अपनी हर कमाई का 10% हिस्सा अलग रखना शुरू कर दिया और उसे हैरानी हुई कि उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब वो पहले की तरह ही गुजारा कर पा रहा था, लेकिन अब उसका बटुआ धीरे धीरे भारी हो रहा था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। राजा ने अरकाद से कहा कि वो बेबीलोन के 100 लोगों को ये ज्ञान सिखाए ताकि शहर में और भी अमीर लोग हों। और अरकाद ने इस पूरे ज्ञान को 7 सरल इलाजों में बांट दिया, जिसे खाली बटुए के 7 इलाज कहा गया। पहला इलाज तो वही था जो उसने खुद सीखा था। अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। यानी हर कमाई से कम 10% पहले अपने लिए निकालो। हाँ, 1 मिनट रुकिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति की आय पहले से ही कम है और खर्चे ज्यादा हैं, उसके लिए 10% बचाना मतलब लगभग असंभव हो सकता है। क्या किताब इस प्रैक्टिकल चुनौती पर कुछ कहती है? बहुत अच्छा सवाल है, और किताब इसका जवाब दूसरे इलाज में देती है। अपने खर्चों को नियंत्रित करो। अच्छा। अरकाद समझाता है कि जिसे हम जरूरी खर्च कहते हैं, वो हमेशा हमारी आय के बराबर बढ़ने की कोशिश करता है, जब तक हम उसे रोके नहीं। हाँ, ये तो होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे आज हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। बिल्कुल, जैसी सैलरी बढ़ती खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, बेहतर रेस्टोरेंट, सब कुछ। हाँ, इसलिए किताब कहती है कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो और एक बजट बनाओ। अपनी आय के 90% में ही जीने की आदत डालो। तो ये प्राथमिकता बदलने का खेल है। अपनी आय को अपनी इच्छाओं का पीछा करने की अनुमति देने के बजाय पहले अपने भविष्य के लिए 10% अलग रखो और फिर बची हुई 90% में अपनी इच्छाओं को फिट करो। सही कहा। ठीक है, तो पहले 10% बचाया, फिर 90% में खर्चों को सीमित किया। अब तीसरा इलाज क्या है? तीसरा इलाज, अपने सोने को बढ़ाओ, यानी अपनी बचत को काम पर लगाओ। उसे आलस से बैठे मत रहने दो। उसे निवेश करो। अरकाद कहता है, एक आदमी की दौलत उसके बटुए में रखे सिक्कों में नहीं, बल्कि उस आमदनी में है जो लगातार उसके बटुए में बहती रहती है, चाहे वो काम करे या यात्रा पर हो। ये तो पैसिव इनकम की बात हो रही है, और यहीं पर चक्रवृद्धि की शक्ति का असली खेल शुरू होता है। हाँ, किताब में एक किसान का उदाहरण है जिसने अपने बेटे के लिए 10 चांदी के सिक्के निवेश किए और 50 साल में वो करीब 17 गुना बढ़ गए। आज के जमाने में सोचें तो अगर कोई हर महीने कुछ हजार रुपए बचाता है और उसे सही जगह निवेश करता है। सही जगह, हाँ, तो चक्रवृद्धि की शक्ति से वो रकम धीरे धीरे 10 लाख और फिर 50 लाख भी बन सकती है। आपकी बचत का हर रुपया आपके लिए एक नया कर्मचारी बन जाता है। लेकिन निवेश में तो नुकसान का खतरा भी होता है। बिल्कुल, और यहीं पर आता है चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। निवेश का पहला सिद्धांत है अपने मूलधन यानी अपनी असली पूंजी की सुरक्षा। सही है, ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर अपना मूलधन मत गंवाओ। और इसके लिए सलाह किससे लेनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अरकाद यहाँ अपनी पहली गलती याद करता है। अच्छा, क्या गलती की थी उसने? उसने अपनी सारी बचत अजमूर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दे दी थी, जो दूर देश जाकर जवाहरात खरीदने वाला था। एक ईंट बनाने वाले को जवाहरात खरीदने के लिए? हाँ। और नतीजा क्या हुआ? अजमूर को बेवकूफ बना दिया गया और उसे जवाहरात की जगह कांच के टुकड़े थमा दिए गए। अरकाद का सारा पैसा डूब गया। सबक, एक ईंट बनाने वाला जवाहरत के बारे में क्या जानेगा? ये आज भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। ये वैसा ही है जैसे किसी दोस्त से स्टॉक मार्केट के हॉट टिप लेना जो खुद उस इंडस्ट्री में काम नहीं करता, या किसी अनजान यूट्यूबर के कहने पर क्रिप्टो में पैसा लगा देना। बिल्कुल। किताब हमें 6000 साल पहले ही चेतावनी दे रही थी कि वित्तीय सलाह हमेशा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक 4 इलाज हो गए। 10% बचाओ, खर्चों को काबू करो, पैसे को काम पर लगाओ और उसे सुरक्षित रखो। 5वां क्या है? 5वां इलाज, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाओ, यानी अपना घर खरीदो। ये एक दिलचस्प पॉइंट है और शायद आज के समय में सबसे विवादास्पद भी। हाँ, क्योंकि बेबीलोन के समय में ये सच हो सकता था, लेकिन आज की रियल एस्टेट कीमतों और ईएमआई के बोझ को देखते हुए कई वित्तीय विशेषज्ञ किराए पर रहने को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। तो क्या ये सलाह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? देखिए, ये बहस का मुद्दा है। किताब का तर्क यह है कि जब कोई अपना घर खरीद लेता है तो वो किराया देने के बजाय एक संपत्ति बना रहा होता है। इससे रहने की लागत भविष्य में कम हो जाती है और कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरे निवेशों के लिए बचता है।
तो शायद इसका आधुनिक मतलब ये है कि अपने रहने के खर्च को नियंत्रित और स्थिर करो, चाहे वो घर खरीद कर हो या एक समझदारी भरे किराए के घर में रहकर। हो सकता है। अब छठे इलाज पर आते हैं, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। ये बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा की योजना बनाने के बारे में है, क्योंकि एक दिन हम सब बूढ़े होंगे और काम करने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे। उस समय के लिए पहले से प्रावधान करना बुद्धिमानी है। आज के जमाने में इसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग, टर्म इंश्योरेंस या पेंशन फंड कहते हैं। जी। अब सिद्धांत वही है। बिल्कुल, उस समय के लिए तैयारी करो जब नियमित आय बंद हो सकती है। और आखिरी 7वां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्यादा कमाने की इच्छा रखना काफी नहीं है। खुद पर निवेश करो, अपने कौशल को, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। सही बात है। एक आदमी जो अपने काम को बेहतर तरीके से सीखता है, उसकी कमाई भी बढ़ती है। ये सबसे जरूरी इलाजों में से एक है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। हाँ, जितना ज्यादा कोई सीखेगा उतना ही ज्यादा कमाएगा और उतना ही ज्यादा बचाव और निवेश कर पाएगा। तो ये थे 7 इलाज। लेकिन क्या ये सिर्फ सिद्धांत हैं या असल जिंदगी में काम करते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और यहीं पर अरकाद के बेटे नोमासिर की कहानी आती है, जो इन नियमों का एक प्रैक्टिकल टेस्ट केस है। हाँ, अरकाद ने अपने बेटे नोमासिर को एक थैली सोना और एक मिट्टी की पट्टी दी, जिस पर सोने के 5 नियम लिखे थे, और उसे कहा कि जाओ दुनिया में अपनी काबिलियत साबित करो। और नोमासिर ने क्या किया? उसने पहले सारे नियम तोड़े। सारे नियम? हाँ, उसने अपना ज्यादातर सोना घुड़दौड़ पर दांव लगाकर गवा दिया। ये सीधे सीधे 5वें नियम का उल्लंघन था, असंभव कमाई के लालच में पड़ना। फिर उसने बचा हुआ पैसा एक अनुभवहीन साथी के साथ एक व्यापार में लगा दिया, और वो भी डूब गया। यहाँ उसने चौथे नियम को नजरअंदाज किया, उन व्यवसायों में निवेश करना जिनसे वो परिचित नहीं है और अनुभवी लोगों की सलाह मानना। जब वो पूरी तरह टूट गया, तब जाकर उसने उस मिट्टी की पट्टी को पढ़ा जिस पर सोने के 5 नियम लिखे थे, और उसे अपनी गलतियां समझ आईं। और वो 5 नियम असल में उन 7 इलाजों का ही सार थे, है ना? पैसा उसके पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाता है। ये पहला इलाज है। दूसरा, पैसा उस बुद्धिमान मालिक के लिए लगन से काम करता है जो उसे लाभदायक काम में लगाता है। तीसरा इलाज? तीसरा, पैसा उस सतर्क मालिक की सुरक्षा में रहता है जो उसे बुद्धिमान लोगों की सलाह पर निवेश करता है। चौथा इलाज? चौथा, पैसा उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसे उन व्यवसायों में निवेश करता है जिन्हें वो नहीं समझता। ये भी चौथे इलाज का ही विस्तार है। और पांचवा, पैसा उस आदमी से भाग जाता है जो जल्दी अमीर बनने की योजनाओं और धोखेबाजों के चक्कर में पड़ता है। और इन नियमों को समझने के बाद नोमासिर ने फिर से शुरुआत की। उसने एक एक तांबे का सिक्का बचाया, अनुभवी लोगों की सलाह पर धातु खरीदने के एक सौदे में निवेश किया, और 10 साल बाद वो अपने पिता के पास 3 सोने की थैलियों के साथ लौटा। बिल्कुल, उसकी असफलता और सफलता दोनों ने इन नियमों की शक्ति को साबित कर दिया। तो इन कहानियों और नियमों का सार क्या है? बेबीलोन की ये सिद्धांत आज भी पूरी तरह से लागू होते हैं। हाँ, शील्ड बनाने वाले को उधार देना आज के बॉन्ड मार्केट जैसा है। शहर के दरवाजों के लिए धातु के सौदे में शामिल होना आज के कमोडिटी या स्टॉक मार्केट जैसा है। तरीके बदल गए हैं, लेकिन सिद्धांत वही है। सिद्धांत वही है। पहले खुद को भुगतान करो, अपने साधनों के भीतर रहो, अपनी बचत को समझदारी से काम पर लगाओ, विशेषज्ञों से सलाह लो और अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाते रहो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि अनुशासित आदतों का नतीजा है। सही कहा। अगर एक चीज है जो इस पूरी चर्चा से याद रखनी है, तो वो है अल्गामिश का पहला सबक। आपकी कमाई का एक हिस्सा आपका है, जिसे आपको रखना है। ये सिर्फ एक वित्तीय सलाह नहीं है, ये एक मानसिकता में बदलाव है। ये खुद को और अपने भविष्य को प्राथमिकता देना है। किताब में एक और किरदार है, डबासिर, जो कर्ज में डूबा था और बाद में एक सफल ऊंट व्यापारी बना। वो कहता है, जहां दृढ़ संकल्प होता है वहां रास्ता मिल ही जाता है। तो आज ऐसी कौन सी वित्तीय समस्या है जो असाध्य लगती है, जहां शायद थोड़ा दृढ़ संकल्प दिखाने से आगे का रास्ता नजर आ सकता है? इस पर विचार करने के लिए ये एक अच्छा सवाल है। आप सोचिए, हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा शहर जो सोने से चमकता था, वो था बेबीलोन। लेकिन जानते हैं, उसका असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि एक राज था। पैसे के कुछ इतने सरल नियम कि उन्होंने आम लोगों को भी बेशुमार दौलत बनाने का मौका दिया। आज हम उन्हीं टाइमलेस सीक्रेट से पर्दा हटाएंगे। तो ये सारी समझदारी आती कहां से है? एक छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली किताब से, जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन।
देखिए, ये कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं है। ये तो 6000 साल पुरानी कहानियों का एक कलेक्शन है जिसमें दौलत बनाने के वो राज छिपे हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा कीमती हो गए हैं। और यहीं से ना एक बहुत परेशान करने वाला सवाल उठता है। सोचिए, उस समय के सबसे अमीर शहर में आखिर इतने सारे लोगों के बटुए खाली क्यों थे? सुनने में थोड़ा जाना पहचाना नहीं लगता? बिल्कुल आज की दुनिया जैसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इस सफर में हम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के सिखाए गए 7 सरल इलाजों को समझेंगे। वो इलाज जो एक खाली बटुए को हमेशा के लिए दौलत से भर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं बेबीलोन की उन धूल भरी गलियों में। यहां हम मिलते हैं अरकाद से और उसके बचपन के दोस्तों से। उन सब की शुरुआत एक जैसी हुई, सपने भी एक जैसे ही थे। लेकिन कुछ सालों बाद अरकाद तो अमीर हो गया, जबकि उसके दोस्त अभी भी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिर अरकाद का राज क्या था? यही सवाल उनके मन में था और आज हम भी इसका जवाब जानेंगे। तो अरकाद ने उन्हें कोई मुश्किल प्लान नहीं दिया, नहीं, उसने एक सिस्टम दिया, एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, जिसे उसने नाम दिया खाली बटुए के 7 इलाज। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि 7 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है जिन्हें कोई भी उस वक्त या आज अपना सकता है अपनी किस्मत बदलने के लिए। तो शुरू करें? ठीक है, तो इन 7 इलाजों में से जो पहला है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो नींव का पत्थर है जिस पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। सच कहूं तो अगर आज की इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो ना, तो वो यही है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। नियम इतना सरल है कि हैरानी होगी। आप जो भी कमाते हैं, मान लेते हैं 10 सिक्के कमाए, तो उसमें से सिर्फ 9 ही खर्च करने हैं। 10वां सिक्का वो हमेशा हमेशा अपने पास रखना है। बहुत आसान लग रहा है ना? शायद, लेकिन हर बड़ी दौलत की शुरुआत यहीं से होती है। यही वो मजबूत नींव है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी फिलॉसफी का दिल है, उसकी आत्मा है। बात इसकी है ही नहीं कि कितना कमाया, असली बात यह है कि कितना बचाया, कितना रखा अपने पास। और जिस दिन ये सीधी सी बात मन में उतर जाती है, यकीन मानिए उसी दिन से फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सफर शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमने खुद को पे करना शुरू कर दिया, बटुआ थोड़ा भारी होने लगा है। लेकिन अब 2 नए अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला, ये कैसे सुनिश्चित करें कि बाकी का पैसा फिजूल में ना उड़े? और दूसरा, ये जो पैसा बच रहा है, इसे अपने लिए काम पर कैसे लगाएं? चलिए अगले 2 इलाज इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। दूसरा इलाज है नियंत्रण, मतलब बजट बनाना। यहां पर ना हमें अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के बीच का फर्क साफ साफ समझना होगा। और जब हम उस 90% में जीना सीख जाते हैं, तो ये बजट कोई जेल नहीं लगता, बल्कि ये एक मजबूत किले की तरह बन जाता है जो हमारे बढ़ते हुए खजाने को फालतू खर्चों से बचाता है। और अब तीसरा इलाज, यहां से असली जादू शुरू होता है। अरकाद ने एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक दिया है। हर बचाया हुआ सिक्का एक सुनहरे गुलाम की तरह है। उसे बेकार नहीं बैठने देना है। हमारा काम है उस हर गुलाम को काम पर लगाना, ताकि वो और सिक्के कमाए और फिर उसके बच्चे भी हमारे लिए काम करें। यही है दोस्तों कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये उसी शक्ति को दिखा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहला बार है आपकी शुरुआती बचत। दूसरा बार दिखाता है कि आपके गुलामों ने क्या कमाया। लेकिन तीसरे बार को देखिए, ये तब होता है जब आपके गुलामों के बच्चे भी कमाना शुरू कर देते हैं। अब आपकी दौलत सिर्फ बढ़ नहीं रही, वो गुणा हो रही है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इन एक्शन। तो पैसा बनना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने है, शिकारी, मतलब बुरे निवेश, धोखेबाज लोग और कभी-कभी तो हमारे खुद के जल्दबाजी वाले फैसले। इसीलिए अगला कदम बहुत बहुत जरूरी है, अपने खजाने को सुरक्षित रखना। चलिए अपनी चेकलिस्ट पर वापस आते हैं। अब हम फोकस करेंगे इलाज नंबर 4 और 5 पर। ये दोनों हमारी मेहनत की कमाई को सेफ रखने के बारे में हैं। चौथा इलाज बिल्कुल सीधा और साफ है। अपने प्रिंसिपल अमाउंट, अपने कैपिटल को हमेशा सुरक्षित रखो। रातों रात अमीर बनाने वाली योजनाओं के लालच में बिल्कुल मत पड़ो। अरकाद की सलाह आज भी 100% सच है। हीरो के बारे में सलाह कभी ईंट बनाने वाले से मत लो। सलाह हमेशा उनसे लो जिन्होंने उस फील्ड में खुद को साबित किया। 5वां इलाज हमारे सबसे बड़े खर्चों में से एक को हमारी सबसे बड़ी संपत्ति में बदल देता है। किराया एक ऐसा पैसा है जो दे दिया और वो गया हमेशा के लिए। लेकिन अपना घर होना, अरकाद कहता है, ये भविष्य के लिए एक निवेश है। हर ईएमआई आपकी अपनी प्रॉपर्टी बनाती है। मूल रूप से किसी और को अमीर बनाने के बजाय आप खुद को अमीर बना रहे हो। तो हमने दौलत बनाई, उसे सुरक्षित किया। अब
आखिरी 2 इलाजों में हम भविष्य की तरफ देखेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये समृद्धि, ये अमीरी पूरी जिंदगी और उसके बाद भी हमारे साथ रहे। छठा इलाज है भविष्य की योजना बनाने के बारे में, उन दिनों के लिए जब हम काम नहीं कर पाएंगे, यानी अपने बुढ़ापे के लिए आय सुनिश्चित करना और अपने परिवार की रक्षा करना। और सातवां, जो शायद इन सब में सबसे शक्तिशाली है, वो है अपने सबसे बड़े दौलत बनाने वाले एसेट को बेहतर बनाना, यानी कि हम खुद। इस 7वें इलाज पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं, क्योंकि ये वो इंजन है जो इस पूरे सिस्टम को शक्ति देता है। देखिए, हमारी कमाने की क्षमता फिक्स नहीं होती। नई स्किल सीखकर, अपने काम में माहिर बनकर हम दुनिया के लिए अपनी कीमत बढ़ाते हैं। सिद्धांत बहुत सरल लेकिन गहरा है। जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा कमाते हैं। और ये बात हमें इस किताब के आखिरी सबक पर ले आती है। ये सिर्फ वित्तीय नियमों से कहीं आगे की बात है। ये दौलत के असली स्वभाव के बारे में एक दर्शन है, जो सोने के 5 नियमों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझाई गई है। आप कल्पना कीजिए, अरकाद के बेटे को क्या विकल्प मिला। एक तरफ सोने से भरा एक भारी थैला जो तुरंत दौलत का वादा कर रहा था, और दूसरी तरफ मिट्टी की एक सादी टैबलेट जिस पर बुद्धिमत्ता लिखी थी। उसने जल्दबाजी में सोना चुना और जैसा कि अक्सर होता है, बहुत जल्दी सब कुछ खो दिया। और उसी बर्बादी के पल में उसे असली सच समझ आया कि बुद्धिमत्ता से सोना बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सोने से बुद्धिमत्ता नहीं खरीदी जा सकती। और ये कहानी हमें घुमाकर वापस ले आती है सोने के पहले नियम पर, जो कि आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका आखिरी सार है कि सोना यानी दौलत उन्हीं लोगों की तरफ खिंची चली आती है जो वो पहला और सबसे जरूरी नियम समझते हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखना। तो इस बात को एक आखिरी बार दोहराते हैं, क्योंकि ये सबसे जरूरी संदेश है। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमेशा आपका होना चाहिए। इसे अपने वित्तीय भविष्य की नींव बनने दीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आपका बटुआ, आपकी आय एक बीज की तरह है। अब ये फैसला आपको करना है कि उस बीज से एक मजबूत फलदार पेड़ उगाना है या उसे यूं ही जाया हो जाने देना है। चुनाव आपका है।